हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि हम लोग बिहार की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आधुनिक बिहार को, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके पूरे सीक्वेंस में, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में अगर आता है तो वह आपसे न छूटे। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा चल रही है और कंटिन्यू इससे जो प्रश्न आ रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बिहार स्पेशल से कम 5 से 10 क्वेश्चन है जो कि कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। उसमें भी अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, तो मॉडर्न हिस्ट्री से कंटिन्यू 4 से 5 सवाल एक परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो इससे पहले हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ रखा है उसको हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में भी यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था उसके बारे में कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिहार में इसका आगमन। तो पहले बिहार के बारे में कुछ हम लोगों को जानकारी हो जानी चाहिए, ताकि बिहार में किस तरह से चीज़ें थी जिससे कि अट्रैक्ट होकर के ये लोग बिहार आए थे। जैसे अगर सबसे पहले बात करें तो बीच में से, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बिहार के बीच में से गंगा नदी प्रवाहित होती है, और गंगा नदी के जस्ट उत्तर की बात करें तो उत्तर पश्चिमी साइड में जो था उस समय सोरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था, जो कि पूरे भारत में पॉपुलर भी था इस चीज़ के लिए। और बात करते हैं अगर दक्षिण में वहीं, तो इस दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पे सोन नदी और पुनपुन नदी के बीच वाला जो दोआब था यह पूरा अनाज के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं भागलपुर और बांका वाले साइड में, तो इस जगह पर सूती वस्त्रों का ज़्यादा उत्पादन होता था। तो ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार में ये चीज़ें थी जिसने कि लोगों को अट्रैक्ट किया। तो अब चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र के लिए विश्वविख्यात रहा है, और साथ ही साथ आधुनिक काल में भी यह सूती वस्त्र के साथ साथ सोरा का भी उत्पादन बहुत हद तक करता था। तो ये चीज़ हम लोग अभी देखें कि बिहार में जो है सोरा, सूती वस्त्र और अनाज के लिए यह भारत में पूरा विख्यात था। और इसी से आकर्षित होकर, जैसे कि पूरे भारत में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन कौन थे, तो यूरोपियन की बात करेगा इंडिया में तो पुर्तगाली थे, और साथ ही साथ अगर पुर्तगाली ही भारत में आए हैं तो वही बिहार में भी सबसे पहले आते हैं। तो यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बिहार आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो ये आपको याद रखना है कि पहले व्यापारी पुर्तगाली ही थे, जो कि गंगा नदी के माध्यम से नाव के सहारे व्यापार करने के लिए आते थे। और साथ ही साथ ये अपने साथ मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन ले के आते थे, और यहाँ से उन चीज़ों को बेचकर उनकी जगह पर सूती वस्त्र लेके जाते थे, जिनका मुख्य रूप से उत्पादन भागलपुर और बांका वाले सेक्टर में होता था। ये चीज़ अभी आप लोगों को मैंने बता रखा है। तो इस तरह से ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है कि बिहार आने वाले सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है कि अगर पूछेगा कि यूरोपीय व्यापारियों में आने वाले पुर्तगाली पहले थे, लेकिन इन्होंने बिहार में कोई भी फैक्ट्री नहीं स्थापित की। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर फैक्ट्री की बात करेगा तो पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित नहीं की थी, क्योंकि ये लोग हुगली जो था बंगाल में एक जगह है हुगली, वहीं से ये लोग क्या करते थे कि व्यापार और व्यवसाय का काम पूरा करते थे। तो हुगली से ही ये लोग गंगा के रास्ते बिहार आते थे, और बिहार आने के बाद यहाँ से मसाले और चीनी मिट्टी जो लेकर के आते थे उनका विक्रय करते थे, और अपने साथ यहाँ से सूती वस्त्र लेके चले जाते थे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर पुर्तगालियों के बारे में पूछेगा तो बिहार आने वाले सबसे पहले यूरोपियन की बात करेगा तो पुर्तगाली, लेकिन अगर कंपनी बैठाने की बात करेगा तो पुर्तगालियों ने अपने यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करते हैं तो अंग्रेज आए थे बिहार में। तो बिहार में पहली बार अगर फैक्ट्री की बात करेगा तो अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में स्थापित की थी, और यह फैक्ट्री इन्होंने पटना जिले में आलमगंज नामक स्थान पर स्थापित की थी। यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री तो स्थापित कर दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह फैक्ट्री सफल नहीं हो सकी थी, और 1621 ईस्वी में ही यह 1 साल के अंदर बंद हो गई थी। क्योंकि ये लोग जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर सोरा और अनाज का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पुर्तगालियों का वर्चस्व था, इस वजह से इनकी कंपनी जो है वो बंद हो गई थी। तो इस तरह से अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहेगा तो 1620 ईस्वी में पटना जिले के आलमगंज में स्थापित की गई थी, लेकिन यह 1621 में ही बंद हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि यह एक असफल कंपनी थी। तो परीक्षा में पूछा गया बार बार का प्रश्न कि बिहार में पहली फैक्ट्री
कौन सी स्थापित की गई थी, तो वो है 1632 ईस्वी में डचों के द्वारा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1632 ईस्वी में डचों ने बिहार में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और वर्तमान में यह जो अभी पटना कॉलेज है उसी के उत्तरी इमारत के रूप में मौजूद भी है। इसको भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। और ये जो 1632 ईस्वी में डचों के द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्री थी, बिहार में पहली स्थापित की गई सफल फैक्ट्री है, इसको भी याद रख लीजिए। और परीक्षा में कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डचों ने बिहार में कब फैक्ट्री स्थापित की थी, तो वो हो जाएगा आपका 1632। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर बात करते हैं हम लोग इनके बारे में, तो इन्होंने क्या किया था कि आए तो थे यहाँ बिहार में व्यापार करने के लिए, तो इनको सोरा का व्यापार मिल गया था, साथ ही साथ अनाजों का जो चीज़ था उस पर भी अधिकार हो गया था क्योंकि पटना में स्थापित किए थे अपनी फैक्ट्री। तो इनको सोरा के साथ साथ अनाजों का भी अधिकार मिल गया था। और एक चीज़ और था कि 17वीं शताब्दी के मध्य में ये प्रश्न पूछा गया है कि 17वीं शताब्दी के मध्य में जो सोरा का व्यापार था उस पर किसका एकाधिकार हो गया था, तो डच जो थे इनका ही एकाधिकार हो गया था। इसको भी अच्छे से याद रखना है और जानकारी आपको इसकी होनी चाहिए। उसके बाद इनकी जो फैक्ट्री बंद हो गई थी अंग्रेज़ों वाली, तो अंग्रेज़ों की फैक्ट्री बंद हुई थी 1621 में। तो उसके बाद आते हैं पूटर मुंडी। यही क्या करते हैं कि इनके विशेष प्रयास से 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री को पुनः स्थापित किया जाता है और ये फैक्ट्री गुलजार बाग में पटना में ही स्थापित की जाती है। और वर्तमान में ये फैक्ट्री जो है दूसरी बार जो स्थापित हुई थी अभी पटना में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के रूप में भी मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं जा करके। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो पीटर मुंडी के प्रयास से 1651 में इसको स्थापित तो कर दिया गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने पटना में अपनी फैक्ट्री को संचालित करने के लिए 1664 में जॉब चोरनोक को पटना फैक्ट्री का प्रधान बना करके भेजा था 1664 ईस्वी में। और इसके बाद यह कंटिन्यू यहाँ पर 16 वर्षों तक इस पद पर बना रहता है और कार्य का संचालन करता है। और यह 1680 ईस्वी में यहाँ तक रहता है और उसके बाद चला जाता है, अर्थात कुल 16 वर्षों तक यह यहाँ पे रहा था जॉब चोरनोक। तो जॉब चोरनोक जब यहाँ पर अस्थायी रूप से रहने लगा था तब इसने क्या किया था कि व्यापार व्यवसाय को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि इसके जो फ़ायदे थे वो वहाँ के नवाब से भी ज़्यादा होने लगे थे। इस वजह से वहाँ का जो अभी प्रांतपति था बिहार का, तो इसने क्या किया, उसका नाम है शाइस्ता खान। इसने अंग्रेज़ों से कहा कि हम आपके फैक्ट्री के ऊपर 3.5% का टैक्स लगा रहे हैं, आपको पूरे साल में 3.5% का टैक्स देना होगा। लेकिन इस चीज़ से जो शाइस्ता खान था लगाने के बाद जो जॉब चोरनोक थे वो पूरी तरह से नाराज़ होते हैं और नाराज़ होने की वजह से इन्होंने क्या किया कि पहले तो इन्होंने मना किया कि हम 3.5% का टैक्स नहीं देंगे और उसके बाद इन्होंने प्रधान पद से फैक्ट्री के इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद यह हुगली शहर पर गए और वहाँ जो पुर्तगालियों की बस्ती थी पूरा उसको लूट लिया। तो लूटने के बाद इनके इस कार्य से शाइस्ता खान जो था पूरी तरह से दुखी होता है इनके आचरण से। और दुखी होने के बाद यह क्या करता है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो कि उस समय संयुक्त प्रांत में थे, इनको कहता है कि इस जगह पर जितने भी अंग्रेज़ों की संपत्ति है उनको जब्त कर लिया जाए और पटना फैक्ट्री जो है इसको बंद करने का आदेश दे देता है। तो पटना फैक्ट्री को बंद करने का आदेश भी शाइस्ता खान के ही द्वारा दिया गया था और इसके आदेश के उपरांत 1685 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब उसके बाद इनकी फैक्ट्री जब बंद होती है तो ये लोग क्या करते हैं कि दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में उस समय जो थे औरंगजेब थे, तो औरंगजेब के पास जा कर के इन्होंने एक समझौता किया कि फिर से हमारी कंपनी को चालू करने की परमिशन दे दी जाए। तो उसके बाद 1690 ईस्वी में पुनः अंग्रेज़ों की ये फैक्ट्री खोल दी जाती है पटना में 1690 ईस्वी में। जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तब तक तो इनको कोई परेशानी नहीं हुई और औरंगजेब के शासनकाल में पटना फैक्ट्री अच्छी तरह से फिर से चालू हो गई थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, इसके बाद बनता है शासक फर्रुखसियर और फर्रुखसियर को इन्होंने जो टैक्स भिजवा रहे थे वो देने से मना कर दिया था। और इसके वजह से फर्रुखसियर ने क्या किया कि 1713 ईस्वी में इनको फिर से आदेश दिया कि इनकी फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। और इस फैक्ट्री को बंद करने के बाद एक समझौता हुआ था पुनः, क्योंकि वो एक बीमारी से ग्रसित हो गए थे और उस समय की वह एक लाइलाज बीमारी थी और इसी बीमारी को एक अंग्रेज़ ने ठीक किया था, जिस वजह से फर्रुखसियर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ था इन लोगों से और इसने कहा था कि अब इनकी फैक्ट्री को फिर से शुरू कर दिया जाए। तो 1717 ईस्वी में इसने एक शाही फरमान जारी किया था और इनकी फैक्ट्री को फिर से ओपन करने की अनुमति दे दी थी। इस आधार पर 1718 ईस्वी में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री को पुनः स्टार्ट कर दिया गया था। और इस बार जो फैक्ट्री खुली थी तो इस फैक्ट्री के व्यापार को इन लोगों ने बढ़ाने के लिए अब यहाँ घूसखोरी की प्रथा प्रारंभ कर दी। तो घूसखोरी की प्रथा अगर कहेगा तो भारत में पहले बहुत कम थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको बढ़ाने का कार्य किसने किया, तो अंग्रेज़ों के द्वारा ही किया गया था। और इसी वजह से आगे जा करके फिर इनकी फैक्ट्री को 1750 ईस्वी में बंद कर दिया जाता है। तो 1750 में जो बंद करने का आदेश दिया गया था, उस समय जो बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान, इन्होंने ही प्रेशर किया था, मतलब दबाव बनाया था यहाँ बिहार
के नवाब पर कि आप इनकी फैक्ट्री को बंद करवा दीजिए। तो 1750 ईस्वी में इनकी फैक्ट्री को दोबारा बंद कर दिया गया था अलीवर्दी खान के दबाव में आकर के। और फाइनली इसके बाद आता है हॉलवेल। तो हॉलवेल क्या करता है कि हॉलवेल एक बार पुनः प्रयास करता है और इसके प्रयास से पुनः पटना फैक्ट्री जो अंग्रेजों की थी उसको 1755 ईस्वी में खोल दिया जाता है। और 1755 ईस्वी में जो कंपनी खोली गई उसके बाद फिर पटना फैक्ट्री जो है अंग्रेजों की यह बंद नहीं होती है। और 1755 में ये जो कंपनी इनकी खोली जा रही है, इनकी कंपनी खोलने के बाद होता क्या है कि अब इसी के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे 1757 का युद्ध प्लासी वाला जो होगा और इसके बाद 1764 का जो बक्सर वाला युद्ध है। तो इन दोनों युद्धों के बाद अंग्रेजों का जो स्थायित्व था वह बिहार में पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था वह बिहार में किस प्रकार बढ़ते गया ताकि वो अपने पैर को यहाँ पे अच्छी तरह से जमा सके और आगे फिर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल के साथ साथ पूरे भारत पर भी इन्होंने शासन का अपना आधिपत्य बढ़ाया था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि जो अंग्रेज थे इनकी कंपनी का विस्तार कैसे हुआ बिहार में। साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग डचों की तो इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इस तरह से अब इससे संबंधित 2-3 प्रश्न है जो कि आपको अच्छे से याद भी होने चाहिए। चलिए उसको देख लेते हैं। यह प्रश्न क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे बात करें कि बिहार में पहला फैक्ट्री किसने स्थापित किया, जैसा कि आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताए थे। तो बिहार में पहले फैक्ट्री की बात करेगा तो 1620 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्थापित किया था, यह अभी आप लोग को बताया। और यह आलमगंज पटना में स्थापित किया गया था, लेकिन 1621 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया था। इस वजह से माना जाता है कि यह एक असफल कंपनी रही। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि बिहार में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो वो हो जाएंगे पुर्तगाली, जैसा कि आप लोग को पता होगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बिहार में पहली सफल कंपनी कौन थी, तो डचों के द्वारा 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है उसी के रूप में अभी इनकी कंपनी मौजूद भी है और 1632 ईस्वी में इनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये जो प्रश्न है परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो इस तरह से आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगर पहली फैक्ट्री की बात करेगा जो कि असफल रही तो वो हो जाएगी अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1620 में आलमगंज पटना। लेकिन अगर बात करेगा पहली सफल कंपनी की तो वो हो जाएगी 1632 ईस्वी में डचों के द्वारा जो स्थापित की गई थी पटना में। और यह अभी भी वर्तमान में पटना कॉलेज जो है आप लोग जाइएगा NIT के पास तो वहाँ पे है और उसके उत्तरी इमारत के रूप में यह मौजूद भी है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि यूरोपीय कंपनियां जो थी इसका बिहार आगमन कैसे हुआ और कौन कौन लोग थे जो कि बिहार में आए, अपनी कंपनी का स्थापना किया और स्थापना करने के साथ साथ किस तरह से अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का कार्य किया। तो आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग जानेंगे कि जो यहाँ पर बिहार में आए थे अंग्रेज, उन्होंने अपनी कंपनी के व्यवसाय को किस तरह से आगे बढ़ाया और किस तरह से आगे के कार्यों को किया। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।